कैश फ्लो। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि हमको नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट अलग से दिया नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमको सरप्लस से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग नोट 1 लिखेंगे। नोट 1। ठीक है, अब नोट 1 में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे पहला काम क्या करेंगे कि जो बैलेंस है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो हमारा बैलेंस होता है हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस होता है वो हमारा जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 2018 का है, तो 2018 का पहले लिखेंगे। तो 2018 का आ रहा है टोटल 2 लाख रुपीज़, और उसके बाद जो रिजर्व सरप्लस बैलेंस आ रहा है 2017 का, वो आ रहा है 1,20,000 रुपीज़। तो उसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस को यूज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस ही प्रॉफिट का पार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा रिजर्व एंड सरप्लस में ही हमारा पड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 80,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक चीज़ इसमें और दिया हुआ है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो भी प्रोविज़न जो हम बनाते हैं इस साल जितना हमको टैक्स पे करना है उसका प्रोविज़न बनाते हैं। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो होता है वो भी हमको ऐड करना होता है। तो ऐड जो करेंगे वो करेंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स, क्योंकि इस साल हमें टैक्स इतना जमा करना है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हमारा आ रहा है क्वेश्चन में वो आ रहा है टोटल 75,000 रुपीज़। तो 75,000 रुपीज़ प्रोविज़न फॉर टैक्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आया वो आ जाएगा 1,55,000 रुपीज़। ठीक है, तो फिर से समझा दे रहे हैं एक बार कि सबसे पहले जब अगर आपके क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस ना दिखाई दे तो उस कंडीशन पे जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो 2018 के रिजर्व एंड सरप्लस में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है इसका मतलब ये होता है कि इतना पैसा हमको इस साल पे करना है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारे क्वेश्चन में आप देखेंगे दो ठो दिया हुआ है, एक 18 का दिया है, एक 17 का दिया है। तो आपको करना क्या है, जो 18 वाला है वो लिखना है। ठीक है, तो हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्स प्लस कर देते हैं। क्यों प्लस कर देते हैं? क्योंकि ये माइनस करके ही टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वापस से अपना प्रॉफिट लाने के लिए हम उसको प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा नोट्स का हिस्सा हो गया। ये आप नीचे ही बना सकते हैं और एकदम क्वेश्चन के ऊपर ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बनाना ज़रूर है, ये मत सोचिएगा कि हम डायरेक्टली आंसर ले आए और एग्जामिनर को सपना आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो का। तो ये रहा हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आएगा वो जो हम लोग ने प्रॉफिट निकाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में नोट 1 लिखेंगे क्योंकि हमने नोट 1 में इसको फाइंड आउट किया है। और ये हमारा बाहर की तरफ लिखाएगा 1,55,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको बताए थे कि एडजस्टमेंट की एंट्री होगी। ठीक है,
तो एडजस्टमेंट का अब यहाँ पे आप लिखेंगे ये बात, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू नहीं कर देंगे, नहीं तो आपके यहाँ मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो आपने ये डैश लगा के लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अब क्या क्या एडजस्टमेंट होगा तो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो डिबेंचर का दिख रहा है, ठीक है। डिबेंचर का देखिए 8% डिबेंचर है, तो जो इंटरेस्ट आएगा डिबेंचर पे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सवाल ये उठता है कि साहब डिबेंचर कौन सा लेंगे, तो आप देखेंगे डिबेंचर जो 2,50,000 रुपये दिया हुआ है, ये 2,50,000 रुपये पिछले साल का डिबेंचर दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी 2 लाख दिया पिछले साल का, 2,50,000 इस साल का, ठीक है। तो हम लोग पूरा साल कंप्लीट होने पे देते हैं, तो इसलिए हम लोग 2 लाख पे देंगे, इसीलिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है। और हिंट में भी ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग 2 लाख का निकालेंगे 8%, तो टोटल आ जाएगा 16,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा हो गया टोटल 16,000। तो और भी कुछ है नहीं हमारे पास, डायरेक्टली हम लोग इस वाले कॉलम में लिख देंगे। कुछ होता तो हम लोग इनर कॉलम में लिखते, फिर धीरे धीरे उस अमाउंट को हम लोग और बढ़ाते, लेकिन कुछ था नहीं तो इसलिए लिख दिए। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,71,000 रुपीज़। तो ये है क्या 1,71,000 रुपीज़, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद ऐड करना होता है हमको डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो उसको ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन सीए। तो करेंट एसेट्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो उस कंडीशन पे अब क्या क्या चीज़ें हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज हमारा हो रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट्स होता ही है, ये आप जानते ही हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज़ हो रहा है, 8,000 से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपने पास है नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग 8,000 रुपीज़ यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 179। तो अब हमारा कौन सा पार्ट बचा है, डिक्रीज़ वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज़ वाला जो पार्ट होता है वो हम लोग क्या करते हैं, वो सब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स की बात नहीं हो रही है। डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये दोनों हमारा माइनस होता है, क्योंकि जितना भी लॉस होता है वो हम माइनस करते हैं। ये हमने पहले ही इसको समझा भी दिया और आपको याद भी हो गया है इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद, ठीक है। तो अब इस कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो अब करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले हमारा आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लायबिलिटी होता है, ये आपको पता ही है कि हमको पे करना होता है। और हमारे क्वेश्चन में आ रहा है ये 3,000 रुपीज़ जो चेंज हो रहा है, चेंज ही करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो इंक्रीज इन करेंट एसेट भी मिल गया हमको, इंक्रीज इन सीए। तो इंक्रीज इन सीए हमारा फ़ायदा है, तभी उसको माइनस करते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि डिनोट करें कि ये माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री। तो हमारा इन्वेंट्री जो है पहले उसको कर देंगे 40,000 रुपीज़ का। उसके बाद है
ट्रेड रिसेबल भी है, तो ट्रेड रिसेबल को भी हम यहाँ पे दिखा देंगे 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद इन सारी एंट्रीज़ को माइनस कर देंगे, तो माइनस में हमारा 63,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हो गया 1,16,000 रुपीज़ हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्रोविज़न दिया हुआ है, देखिए पेमेंट फॉर टैक्स का दिया हुआ है, जो टैक्स का है वो है 70,000 रुपीज़। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो 75 है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने पिछले साल टैक्स किया है, टैक्स पे किया, उसको माइनस करते हैं, ताकि हमारा जो पिछले साल का टैक्स, जैसे ऐसा होता क्यों है कि पिछले साल का क्यों माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि जो पिछले साल का टैक्स होता है वो हम इस साल पे करते हैं। ठीक है ना, पूरा साल बीत जाता है, जो हम प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स जमा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग टैक्स जमा किए हैं, ये पैसा 70,000 रुपीज़, ये हम लोग इस साल टैक्स जमा किए हैं। ठीक है, तो इस साल जो हम लोग टैक्स जमा किए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जो प्रोविज़न में 75,000 है, वो हम लोग खाली अपने प्रॉफिट में से निकाल के रख दिए हैं, अब उसको अगले साल पे करेंगे, इसलिए हम लोग वहाँ पे प्लस किए थे, क्योंकि निकाल के रखा गया है और ये हम पे कर चुके हैं। तो ये पे किए हैं, तो इस साल का तो प्रॉफिट है नहीं, तो इस साल का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो पेमेंट, सॉरी ये साल का खर्चा नहीं है, पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर 2017 यहाँ पे लिखेंगे कि 2017 का जो हमने पेमेंट किया था, इस साल का खर्चा है नहीं, इसलिए इसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो आपका आंसर है 46,000 रुपीज़। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। 16 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहले 16 पढ़ते हैं। तो 16 में हमारे पास 31 मार्च 2018 का पूरा डिटेल दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको मिल गया, क्यों, क्योंकि अभी तक बैलेंस शीट मिल रहा था, यहाँ आपको दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कुछ अलग हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर हमको ऐसा कुछ दे तो हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है, अदर इनकम दे दिया है, टोटल रेवेन्यू जो आप लोग कॉमन साइज कॉपरेटिव में पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एकदम देखिए वही सेम फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे अदर नोट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हमको दे के रखा हुआ है। तो हमको क्या करना है भाई, हमको पहले देखना है कि नेट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे, नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे, तो नेट प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है, नेट प्रॉफिट, नेट की जगह पे नेट लॉस दिख रहा है। ठीक है, और नेट लॉस दिख रहा है, और तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेट लॉस भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में सब जगह पे नेट, कहीं नेट प्रॉफिट कहीं नेट लॉस दिख रही है, तो हम लोग अपना पुराना स्टाइल याद करेंगे, नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हैं। नेट प्रॉफिट, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट उठा रहे हैं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिख पाएंगे। हाँ, ये चीज़ देखिए आपको बताना था मुझे, कि अगर नेट प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब भी अमाउंट उठाते हैं, तो जो एक्चुअल सिचुएशन है वो लिखते हैं, भले ही आप उसको बाद में प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें, वो अलग बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट्स, अगर आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी आप कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस उठाएंगे, तो एक्चुअल में जो होता है वो लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए मिस हो रहा था, तो इसको हम लोग नेट लॉस लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस से उठाएंगे तो हम लोग नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो सिचुएशन रहेगा उसको लिखेंगे। नेट लॉस एज पर, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर वो सब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ होता है। ठीक है, तो जब भी आप कभी प्रॉफिट वहाँ से उठाएंगे, तो आप लोग उसको वो चीज़ दिखाएंगे कि हमने ये जो प्रॉफिट उठाया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी।
तो अब ये हमने प्रॉफिट उठाया, तो ये हमारा लॉस था, ठीक है। तो हमने लॉस कर दिया यहाँ पे 50,000 रुपये का। चलो ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो अब फिर से वही एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो वो जैसे होता है वो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन सबसे कंपल्सरी लाइन, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं उसको देखते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, आप देखेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन देखिए दिया हुआ है टोटल 60,000 रुपये, ठीक है। तो पहले 60,000 रुपये डेप्रीसिएशन देख के लिख देते हैं। तो 60,000 हमारा डेप्रीसिएशन हो गया, जो कि रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 60,000 रुपये। डेप्रीसिएशन के नीचे देखिए दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ, तो उसको भी देख के लिख दीजिए, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना रुपये है, 40,000 रुपीज़। तो हमने 40,000 रुपीज़ गुडविल रिटर्न ऑफ भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, गुडविल के बाद शेयर इशू का भी कुछ पैसा है, शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हम लिखेंगे, ये है 15,000 रुपये, इसको भी रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये हमारा जा रहा है टोटल, सॉरी गुडविल, हाँ गुडविल 40, रिटर्न ये 15,000 रुपये, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, मशीनरी बेचते समय लॉस हुआ है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कितना लॉस हुआ है, टोटल जो हमारा लॉस हुआ है वो हुआ है 12,000 रुपये। तो ये सब अमाउंट को हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये सब हमारा नुकसान का अमाउंट है, तो आ जाएगा 1,27,000 रुपीज़। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको करने के बाद अब डिविडेंड देखिए दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे डिविडेंड जो है वो 60,000 रुपये है। तो डिविडेंड हमने रिसीव किया है, तो इस कंडीशन पे हम लेस कर देंगे, ठीक है। अदर इनकम में लिखा है, तो इसीलिए हम मान रहे हैं कि डिविडेंड हमने रिसीव किया है, ठीक है। और कहीं लिखा होता तो मानते हैं हमने डिविडेंड पे किया है। तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंड रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो जो डिविडेंड है उसको रिसीव करते हैं, तो लेस डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो देखिए अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, समझ लीजिए आपके 90% प्रॉब्लम ख़त्म है। तो बुक में जो फॉर्मेट दिया है उसको 2-4 बार पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा एकदम, और उसके बाद जो प्रॉब्लम है लगाते लगाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका 17,000 रुपीज़। तो जो 17,000 रुपीज़ आपका आया है इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारा 17,000 रुपीज़ ये अमाउंट आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ऐड करना है इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन CL। तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज जो है वो आपको ऐड करना है। तो वो आपका अमाउंट कितना हो गया, 40,000 रुपीज़ इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 40,000 में क्या है,
आउटस्टैंडिंग वेजेस, OS वेजेस, ठीक है। तो ये वेजेस का अमाउंट है 40,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, फिर से देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, वो भी हमारा बचा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 30,000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐड वाला आइटम है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70,000 रुपीज़, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 87,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमारा पार्ट बचा लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे पहले आएगा इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री हमारा 1 लाख का है, इसमें माइनस कर देंगे 85,000 रुपीज़, तो इन्वेंट्री हमारा आ जाएगा 15,000, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 3,000 रुपीज़ का, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो टोटल माइनस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 18,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब जो हमारा प्रॉफिट आएगा आंसर वो आ जाएगा 69,000, तो 69,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया है 80,000 रुपये का, तो इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8,80,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो हमारा आंसर आ गया 8,80,000, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है, ऐड करना है हमको डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ऐड करेंगे डिक्रीज इन CA करेंट एसेट्स। पहला क्या है, बिल रिसीवेबल 5,000 का, ठीक है। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो आपका हो जाएगा 20,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़, इसमें आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो 40,000 रुपये आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 65,000 रुपये, 65,000 रुपीज़। अब इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 945, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लेस करेंगे
इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो यहाँ पे लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेबिटर दिया हुआ है 70,000 रुपये माइनस में लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है 1 लाख से, तो 1 लाख रुपये यहाँ पे भी आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी देखेंगे, एसेट्स में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये दिया हुआ है टोटल 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। ये भी आपका डिक्रीज ही हो जाएगा, टोटल डिक्रीज हमारा हो गया 1,80,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,65,000 रुपीज़ का। इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत टफ नहीं था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको।